हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो मोटिवेशनल कोट है, इसमें बहुत ही शानदार बात बोली गई। इसमें बोला गया है, टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। मतलब टफ जो समय खराब होता है, कई बार आप देखते होंगे अपनी लाइफ में बहुत आपको एक आप लो फील करते होंगे, बहुत नेगेटिव फील करते होंगे। तो ये जो टाइम होता है, इसे ही बोलते हैं बेसिकली टफ टाइम। ये टाइम जो होता है, ये ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करता है। अगर आप थोड़ा सा इसमें अपना परसेवरेंस रखेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिक वे में लेके चलने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे से ये समय कट जाएगा। और फिर जो आपका टफनेस है, जो आपके अंदर टफनेस है, वो लो वो जो है वो सामने आएगी निकल के। तो इसीलिए बोला गया है टफ पीपल लास्ट ऑलवेज। तो ये चीज़ आप अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करके चल सकते हैं। ले लेता हूँ कोरोना अपडेट। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर, तो टोटल 2,28,60,184 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल के आ चुके हैं। उसी में अगर आप देखेंगे तो रिकवर्ड लोगों की अगर नंबर्स की बात करें, तो हम देखेंगे 1,55,15,681 लोग पूरी तरीके ठीक हो गए हैं। और जो लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, वो हैं 7,97,105 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। अगर टॉप कंट्रीज आप देखेंगे, तो टॉप पे यूएसए बना है लगभग 57 लाख केसेस के साथ में। उसके बाद है ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, और है पांचवे पे साउथ अफ्रीका। तो अगर आप इंडिया के केसेस के देखेंगे, तो इंडिया के केसेस में इंडिया लगभग आप देखेंगे 29 लाख का जो आंकड़ा है, ये पार कर चुका है। और इसमें से आप देखेंगे 21 लाख लोग जो है पूरी तरीके रिकवर करके घर जा चुके हैं। और 54,975 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान इंडिया के अंदर गंवा चुके हैं। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कोरोना की भयावहता को, किस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और हमारे देश में लोगों की जो है जान ले रहा है। तो ये इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है इजराइल और यूएई अग्रीमेंट के बारे में। ये आप जीएस मेंस जो GS2 है, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल रिलेशंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया के जो रिलेशंस हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, आप देखेंगे इंडिया यूएस, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, इंडिया साउथ ईस्ट इंडिया, ये सारी जो कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। तो ऐसा ही एक आज इंटरनेशनल रिलेशंस का जो टॉपिक है, वो है इजराइल और यूएई के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है कि अब वो दोनों अपने रिलेशंस को अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। और जो इजराइल है, अब ये मान गया है कि इजराइल जो वेस्ट बैंक में वो एनेक्स करने वाला था कई एरियाज को, वो अब नहीं एनेक्स करेगा। अगर थोड़ा सा आपको मैं मैप में दिखाऊं, तो मैप में आप ये देखिए, ये आपको यूएई वाला पोर्शन दिखाई देता है और ये आपको इजराइल दिखाई देता है। तो इन दोनों देशों के बीच के रिलेशन की बात की जा रही है, कैसे ये दोनों देश अब मिल के काम करेंगे। और इसराइल ने बोला है कि ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, ये वाला, यहाँ पे वो अब हमला नहीं करेगा और जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको परेशान नहीं करेगा। तो इस बात से यूएई काफ़ी ज़्यादा अब खुश है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे इसराइल और यूएई के जो अग्रीमेंट्स हैं, जो इनके बीच में जो एंगेजमेंट्स हैं, बायलेटरल रिलेशंस हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी। तो यही चीज़ बोली जा रही है। अब ग्रेटर कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अच्छा देखने को मिलेगा, टूरिज्म, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर्स में अच्छा एक जो कॉम्प्रिहेंसिव एक इन लोग के बीच में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे ये जो अग्रीमेंट है, बेसिकली ये एक स्टेप आप बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक पीसफुल, सिक्योर और प्रॉस्परस मिडिल ईस्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिलेगा यूएई और इसराइल के इस अग्रीमेंट की वजह से। अगर थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस देखें, तो ये जो अग्रीमेंट है, ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मतलब ये दिखावे के लिए बोला जा रहा है कि दिखावे के लिए है, सिंबॉलिक है, रादर दैन रेडिकल डिपार्चर ऑफ करंट सिचुएशन। अभी जो करंट सिचुएशन है, उसको कहीं ना कहीं उस तरीके से ये अभी टैकल करके नहीं चल पा रहे हैं जिस तरीके से टैकल करके चलना चाहिए था। क्योंकि आप देखेंगे इट डज नॉट
हैव मच इम्पैक्ट ऑन बायलेटरल। इससे बोला जा रहा है कि बायलेटरल रिलेशंस पे उतने हाई लेवल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा कि एक अगर उनका प्रॉपरली कोलैबोरेशन होता, स्पेशली सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, जो कि उनके ऑलरेडी उनके जो रिलेशंस है वो चल रहे हैं। इसराइल और यूएई के बीच में रिलेशंस अभी तक अच्छे नहीं थे, तो अब कहीं ना कहीं ये एक स्टेप आप बोल सकते हैं यूएस की इसमें दखल अंदाजी की वजह से, ये कहीं ना कहीं जो मतलब पॉसिबल हो पाया है कि यूएस जो उसका आने वाले टाइम में जो इलेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं उसके इलेक्शंस में इसको फ़ायदा लेने के लिए यूएस ने ये इजराइल और यूएई के बीच में जो अग्रीमेंट है इसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। आप देखेंगे ऐसा जो सेम अप्लाइज इन इसराइल्स रिलेशन विद अदर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बेसिकली आप देखेंगे इसमें बेसिकली ओमान और उसके बाद जो बहरेन है और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे कि जो साउथी जो मतलब जो ईस्ट साइड ऑफ जो गल्फ में है वही बेसिकली कंट्रीज़ इसमें देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं। सऊदी अरेबिया को भी बोला जा रहा है कि इसमें तुरंत इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे मक्का मदीना है, होलीएस्ट मुस्लिम श्राइन्स, और एक कट्टर मुस्लिम वहाँ पे एक राष्ट्र है वो, वहाँ पे ज़्यादातर एक मुस्लिम मेजॉरिटी देखने को मिलती है, और सिर्फ बहुत लिमिटेड लोग ही वहाँ पे उनको अलाउ है कि वो दूसरे धर्म के लोग अपने इच्छा से अपनी स्वेच्छा से जी सके। सस्पेंशन ऑफ अनेक्सेशन अगर आप देखेंगे इसराइल ने अभी अग्री जो किया है इस सस्पेंशन जो वेस्ट बैंक के अंदर, वो अब बोला है कि वो अब कोई भी चीज़ों को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो ये इसे आप बोल सकते हैं ये कहीं ना कहीं रिलेशंस को तो नॉर्मलाइज करेंगे, लेकिन ये टेम्परेरी मेजर ही होगा इसराइल की तरफ से। मतलब कभी फ्यूचर में अगर यूएई और इसराइल के बीच में जो रिलेशन है वो ख़राब होते हैं तो इसराइल एक बार भी नहीं सोचेगा ये वेस्ट बैंक में हमला करने से पहले। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। टेम्परेरी सस्पेंशन जो है इसे फोर्स किया गया है यूएस के द्वारा, जिससे कि आने वाले टाइम में यूएस के जो इलेक्शंस हैं उनको कहीं ना कहीं उसमें फ़ायदा लिया जा सके। क्योंकि आप बेसिकली देखेंगे इसराइल में कौन लोग रहते हैं, इसराइल में ज़्यादातर जो ज्यूज़ हैं वो लोग रहते हैं, और जो दूसरे वेस्ट बैंक की अगर आप पैलेस्टीन की बात करेंगे तो वहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इन ज्यूज़ का जो वोट बैंक है इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो चाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ये ज्यूज़ वोट अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करें, और साथ में इसमें आप देखेंगे मुस्लिम्स का भी जो एक पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं पूरे एक हाई प्रोफाइल एक डोनाल्ड ट्रंप फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है इस एडिटोरियल में। अगर आप देखेंगे लॉन्ग रन में तो इसराइल इज़ लाइकली टू अनेक्स वेस्ट बैंक। इसराइल काफ़ी समय से बोल रहा है कि वो वेस्ट बैंक को अपने कब्ज़े में लेगा, जब से पैलेस्टीनियंस जो है वेस्ट बैंक के अंदर उन्होंने कब्ज़ा जमा के बैठे हुए हैं उनको हटाने की बात कर रहा है काफ़ी समय से। इसमें आप देखेंगे इट डज़ नॉट चेंज द स्ट्रैटेजिक मैप, इससे कोई भी स्ट्रैटेजिक मैप नहीं चेंज होगा। वेस्ट एशिया का यूएई जो है वो ज़्यादातर अलग जो उसके अदर मेंबर्स हैं जैसे कि जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये इसराइल को देखता है एज अ प्रोटेक्टर अगेंस्ट ईरान। मतलब ईरान का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ ठनी रहती है, तो उनसे कहीं ना कहीं बचा जाए इस तरीके के से देखा जाता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से। तो ओमान, बहरेन, यूएई जैसे जो देश है इससे कहीं ना कहीं अब इसराइल से अच्छे रिलेशन होंगे, तो कहीं ना कहीं जब अगर बाई चांस ईरान कहीं से भी अटैक करता है तो तुरंत इसराइल इनको बचाने के लिए खड़ा हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। इसमें आप देखेंगे दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ अनसर्टनिटी ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यूएस। यूएस की वजह से ही, मैंने जैसा आपको बताया, यूएस की वजह से ही ये अग्रीमेंट देखने को मिला है। तो यूएस ने कहीं बोल सकते हैं कि कहीं चुनाव के ही मामले में सही, चुनाव के फ़ायदे से ही सही, कुछ ना कुछ पॉजिटिव डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छी बात आप बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये GS3 इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने को आ सकता है कि ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ये किसके अंडर में काम करती है,
या फिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देखिए, यूनियन कैबिनेट ने अभी हमारे देश में अप्रूवल दिया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को कि वो अब जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो भी भर्ती प्रक्रिया है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की, उसे वो पूरा करे। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की ज़रूरत क्या है ये देख लेते हैं। अभी आप देखेंगे हमारे देश में बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईबीपीएस बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ग्रुप डी ग्रुप सी सर्विसेज की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अलग अलग एग्जामिनेशन देने पड़ते थे जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह कराए जाते थे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेसिकली जो ह्यूज ट्रैवलिंग होती थी एक जगह से दूसरी जगह जाना, उस ट्रैवलिंग से बचने के लिए ये काम किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोगों के जो 2.5 से 3 करोड़ बच्चे हैं वो इन एग्ज़ाम्स में अपीयर करते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो वुड इनेबल कैंडिडेट्स टू अपीयर वंस एंड अप्लाई टू एनी और ऑल ऑफ दीज रिक्रूटमेंट एजेंसीज। तो ये आप समझ सकते हैं, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये कैंडिडेट्स को एक बार आप एग्ज़ाम दे दीजिए, उसके बाद आप फिर प्री क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप मेंस के एग्ज़ाम अलग अलग लेवल पे देते रहिए जा जाके, और ये 3 साल तक वैलिड होगा। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ही शानदार बात होगी। जो बच्चों का जो ट्रैवलिंग है बार बार एक जगह दूसरी जगह जो जाते रहते हैं, उससे बचने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज़ हैं ये बोला जा रहा है कैन ऑल्सो सेव अवॉइडेबल रेपिटेटिव एक्सपेंडिचर, लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। ये सारी चीज़ें से बचा जा सकता है और पैसा काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू को बचाया जा सकता है, क्योंकि बहुत एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में बहुत ज़्यादा एक पैसा खर्च होता है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, जिसमें अब सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होता है, बच्चों की एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हो, वहाँ पे प्रॉपर ट्रैवलिंग, प्रॉपर गाड़ी सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, सारी चीज़ें देखनी पड़ती। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एनआरए ने बोला है कि ये अबाउट, अगर आप देखेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, तो एक मल्टी एजेंसी बॉडी है। इसमें इसका काम होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराए, जिससे कि शॉर्टलिस्ट किए जा सके वो कैंडिडेट्स जो ग्रुप बी और सी के जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनको कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, और फिर उनको अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, ये सारी जगहों पे नौकरी दी जाएगी। एनआरए जो है ये स्पेशलिस्ट बॉडी है जो कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे की तरीके काम करती है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाती है जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट किया जा सके। अगर आप देखेंगे एक्सेस फॉर एग्ज़ाम सेंटर्स, तो हर एग्ज़ाम जो डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा, स्पेशल फोकस दिया जाएगा जिससे कि क्रिएट किया जा सके एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होती हैं दोस्तों? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बेसिकली वो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं जहां पर प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ, प्रॉपर जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ों में कमी देखने को मिलती है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को कहीं ना कहीं बेहतर करने के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए हमारे देश की जो केंद्र सरकार है वो इस पर एक स्पेशल फोकस रखती है, जिससे कि यहाँ के लोगों को एम्पावर किया जा सके, उनकी लाइफ में एक चेंज लाया जा सके, उनको बेहतर सुविधाएं जो पॉलिसीज सरकार की तरफ से आ रही हैं वो सुविधाएं दी जा सकें। तो आप ये मोटा मोटा ये समझ सकते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। उसके बाद आप देखेंगे इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो कैंडिडेट्स हैं जो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि वो अब हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ये एग्ज़ाम सेंटर होगा तो मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका 100 किलोमीटर का लेट से की दायरा है, अगर वो बंदा यहाँ पे रहता है तो कहीं पे भी लेट से उस 100 किलोमीटर की दायरे में उसे कहीं पे भी एग्ज़ाम देने जाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। 100 किलोमीटर आराम से आप एक दिन पहले भी, अगर बहुत ज़्यादा भी दूर है तो एक दिन पहले आप ट्रेवल करेंगे तो ईजिली आप, बहुत ज़्यादा मेरी समझ से आएगा तो 200 रुपये 300 रुपये खर्चा आएगा, 300 रुपये में आप वो एग्ज़ाम देने पहुंच जाएंगे और आसानी से वो एग्ज़ाम दे के आ पाएंगे। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि आसानी से बच्चे पेपर दे पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। स्पेशल फोकस दिया जाएगा वुमेन कैंडिडेट्स को, जो लड़कियां हैं जो जिनको रात में ट्रैवल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रात में ज़्यादा नहीं जा पाती, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद होगा और वो ईजिली अपने सेंटर्स तक पहुंच पाएंगी। स्टैंडर्ड टेस्टिंग इसमें देखने को मिलेगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ये कंडक्ट करेगी सेपरेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग अलग लेवल पे, जो देखने को मिलता है 10th लेवल के 10th पास बच्चों के लिए अलग टेस्ट होगा, 12th पास बच्चों के लिए अलग टेस्ट होगा, और जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अलग टेस्ट होगा, नॉन टेक्निकल कैटेगरीज के लिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो आप ये चीज़ इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। उसके बाद इसमें आप देखेंगे रिक्रूटमेंट जो है वो एसएससी, आरआरबी
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग सिलेक्शन, ये IBPS, ये सारी जगहों पे ये स्कोर जो है आपका, एक बार जब आप स्कोर कर देंगे तो फिर आप अलग अलग जो Tier 2 और Tier 3 के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे। करिकुलम और स्टैंडर्ड जो है होगा उस टेस्ट का कॉमन होगा, और CET वुड बी अवेलेबल इन अ नंबर ऑफ, अलग अलग लैंग्वेजेस में ये टेस्ट कराए जाएंगे, जिससे कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको कहीं ना कहीं एक रिप्रेजेंटेशन मिल सके। वो सारे जो लोकल बच्चे हैं जो हर भाषा नहीं समझ सकते, मान लीजिए कोई बच्चा है वो तमिलियन बोलता है, वो अगर हिंदी नहीं समझ सकता, इंग्लिश नहीं समझ सकता, तो वो अपनी लोकल तमिलियन लैंग्वेज में ही वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया है लोकल लैंग्वेज पे, लोकल फॉर वोकल, ये सारी चीज़ें अभी आपने सरकार की तरफ से सुनी भी होंगी। तो फ्यूचर में आप देखेंगे CET स्कोर जो है वो शेयर किया जाएगा इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ में, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सके बच्चों को। तो फिर अब यहाँ पे बात की जा रही है साउथ अटलांटिक एनोमली, GS1 ज्योग्राफी, और आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। नासा ने भी आप देखेंगे एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में डेंट देखा है। डेंट क्या होता है? डेंट जैसे आप मान लीजिए कोई गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी अगर कहीं किसी से लड़ गई तो वहाँ पे आप देखते हैं ये गाड़ी पिचक जाती है, अंदर घुस जाता है ये वाला हिस्सा, तो बेसिकली उसे ही बोलते हैं डेंट। अगर आप देखें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डेंट, तो ये आप देखिए, ये इस डेंट की बात की जा रही है, ये डेंट की बात की जा रही है। तो ये डेंट जो देखा जा रहा है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के, इसे ही बोला है नासा ने कि ये इस पूरे जो फिनोमिना, जब भी डेंट आता है इसे, इस पूरे फिनोमिना को बोला जाता है कि जो साउथ अटलांटिक एनोमली, इस बेसिकली पूरे डेंट को आप इसके बारे में बहुत ही क्लियर एक कॉन्सेप्ट रखिएगा कि अगर बोला जाए नासा के द्वारा जो अभी डेंट डिस्कवर किया उसे क्या बोलते हैं, तो साउथ अटलांटिक एनोमली बोलते हैं उस पूरी फिनोमिना को। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है स्प्लिट हो रही है इनटू 2 हाफ, जिसमें कि आप देखेंगे ये साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट अफ्रीका की तरफ मुड़ती हुई नज़र आ रही है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली एक तरीके की शील्ड की तरह काम करती है, जिससे कि हमारे जो अर्थ है वो उसको प्रोटेक्ट कर पाती है, जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं सन की तरफ से उससे ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ को सेफ रखती है। इसका बेसिक फंक्शन अगर आप देखेंगे तो ये इट इज़ लाइक अ बार मैग्नेट विथ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। जैसे आप देखेंगे ये चुंबक होता है, इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो इससे कहीं ना कहीं जैसे ऐसे ही हमारा अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ से बेसिकली जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है ये ऐसे निकलती है, ऐसे यहाँ पे निकलती है और फिर ये आगे आके ऐसे मिल जाती है। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके बारे में आप आइडिया रखिएगा। ये बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह ये फंक्शन करती है। और ये जो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो पूरे प्लैनेट, पूरा जो हमारा अर्थ है उसको एनसर्कल करती है। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली ओरिजिनेट करती है जो हमारे अर्थ के अंदर, जो कोर के अंदर आप देखेंगे जो लावा है, जो आयरन और जो आउटर कोर है, सॉरी, इसमें आप देखेंगे ये इसकी वजह से मोल्टेन आयरन की वजह से जो मतलब मोल्टेन आयरन अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा आयरन जो लोहा है वो लिक्विड फॉर्म में, उस जो लिक्विड फॉर्म में आयरन है उसी की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। तो ये आप बिल्कुल इस चीज़ के से क्लियर हो जाइए कि जो कोर है वहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड निकलती हुई नज़र आती हैं और फिर ये पूरे स्पेस में फैल जाती हैं। अगर आप देखेंगे चेंज इन कोर मोशन, जब भी इस मोशन के अंदर, इसके अंदर जो कोर है इसके अंदर चेंज देखने को मिलता है, तभी ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती हुई नज़र आती हैं। ये एक जियो डायनेमिक प्रोसेस है और काफ़ी समय से ये धीरे धीरे इवॉल्व होती हुई चली आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वजह से आपको साउथ अटलांटिक एनोमली और दूसरी प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं। तो आप इस बारे में आइडिया रखिएगा। अगर आप थोड़ा सा और बात करेंगे SAA यानी कि साउथ अटलांटिक एनोमली, तो बेसिकली आप देखेंगे फोर्सेज इन कोर एंड टिल्ट इन मैग्नेटिक एक्सिस टुगेदर प्रोड्यूस साउथ अटलांटिक एनोमली। आप देखेंगे कोर जो फोर्सेस जो होते हैं कोर के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर कोर, इसके अंदर जब टिल्ट देखने को मिलता है, इसकी मैग्नेटिक एक्सिस टिल्ट होती है, तभी ये पूरा फिनोमिना देखने को मिलता है। जो SAA है इसकी इसकी वजह से आप देखेंगे मैग्नेटिज्म जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक पावर है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नज़र आती है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कॉजिंग द चार्ज, जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं सन की तरफ से आर ट्रैप्ड इन मैग्नेटिक फील्ड टू कम क्लोजर टू अर्थ सरफेस।
तो इसकी जब ये वीक मैग्नेटिज्म होता है तो जो सन की तरफ से चार्ज पार्टिकल्स आते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं, और इनकी वजह से हमारे अर्थ पे एक दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके अलग नुकसान है। जो ऐसे इसका प्राइमरीली जो इसे देखेंगे आप, ये कोर ऑफ अर्थ से निकलती है, इसका पोटेंशियल जो है वो इफेक्ट, उसके इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं बियॉन्ड द रीच ऑफ अर्थ सरफेस। उसके बाद कंसर्न जो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इश्यूज, जो इसकी वजह से प्रॉब्लम जो हो सकती है वो है लो अर्थ सैटेलाइट्स को, जो हमारे अर्थ के अराउंड घूमती हैं। इसके बाद हाई एनर्जी प्रोटॉन पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अफेक्ट कर सकता है, कैन शॉर्ट सर्किट कर सकता है, ग्लिच ऑन परमानेंटली डैमेज सैटेलाइट कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं सैटेलाइट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है साउथ अटलांटिक अनोमली की वजह से। ये अनोमली जो है ये चेंज, ये इंटेंसिटी जो है इसको, हाई एनर्जी पार्टिकल्स की इंटेंसिटी को वो जो चेंज कर देती है, और इसको जो स्पेस क्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देती है कई बार। SAA जो है साउथ अटलांटिक एनॉमली जो है ये कॉस्मिक रेज और चार्ज पार्टिकल्स जो है उनको हमारे जो लोअर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे नहीं पहुँचने देती, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यही रास्ते में इसका सफाया कर देती है, जिस वजह से हमारे अर्थ पे जो नॉर्मल एक ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक सेफ्टी प्रोवाइड करती है। ये आप आइडिया रखिएगा, थोड़ा सा देखेंगे आगे क्या कुछ किया जा सकता है। तो करंट अगर आप स्टेट देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसे एसेस किया जा रहा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फ्यूचर थ्रेट्स टू सैटेलाइट। मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से इसके बारे में स्टडी करी जा रही है, जिससे कि किसी फ्यूचर थ्रेट के बारे में पहले से ही पता लगाया जा सके। नासा ने क्रिएट किया है एप्लीकेशन जिससे कि इंटरनेशनल, जिसका नाम है इंटरनेशनल जियोमैग्नेटिक रेफरेंस फील्ड, IGRF के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि IGRF किसके द्वारा बनाया गया, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा नासा। क्या है IGRF का काम? इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना और ऑब्जर्व करना वो चेंजेस जो मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे हैं, और क्या कुछ आगे उससे हमारे अर्थ पे नुकसान या क्या कुछ फ़ायदे पहुंच सकते हैं, इस बारे में स्टडी करी जाएगी। तो ये था टोटल साउथ अटलांटिक एनॉमली के बारे में, आइडिया रखिएगा आप। फिर यहाँ पे बात की जा रही है डेमोग्राफिक डिवाइड। दोस्तों डेमोग्राफिक डिवाइड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिवाइड बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो डेमोग्राफिक डिवाइड वो होता है कि जो भी हमारे जो मतलब स्टेट में या हमारे इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उसमें कितने प्रतिशत जनता जवान है, कितने प्रतिशत जनता बूढ़ी है, इन्हीं चीज़ों का जो एक आकलन किया जाता है, दैट इज़ व्हाट यू कॉल डेमोग्राफिक डिवाइड। कितने ज़्यादा जवान लोग हैं जो हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो कमाई करते हैं तो वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो बूढ़े लोग हैं जिनका इतना ज़्यादा एक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता, ज़्यादा वो पेंशन पे डिपेंडेंट रहते हैं, उसी सब के बारे में बात की जा रही है। कैसे आने वाले टाइम में हमारे देश में जो कमाने वाली जो जनता है वो पॉपुलेशन कम होती जा रही है और जो बूढ़ी जनता है वो बढ़ती जा रही है, इन्हीं सब से रिलेटेड ये टॉपिक रहने वाला है। डेमोग्राफिक डिवाइड GS1 सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अभी आप देखेंगे ये एक टेक्निकल गैप इन पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस देखा गया, जिसे सेटअप किया गया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। ये प्रोवाइड करेगा हमारे इंडिया के जो पॉपुलेशन एस्टिमेट्स जो कि 2011 से 35 के बीच में ऑब्जर्व करे जाएंगे। इसमें आप देखेंगे इट हैज़ कम आउट विद द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस। इसमें जो चीज़ें देखी गई हैं वो है, सबसे पहले इंडिया जो है बहुत अब स्लो रेट पे चल रहा है। जैसे कि पहले हमारे देश में महिलाएं जो थीं वो बच्चे पैदा करती थी, अब उस रेट में बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, काफ़ी कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस वजह से जो ये वेरिएशन है वो देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे ओवर 1/3 ऑफ टोटल इंक्रीज इन इंडियाज पॉपुलेशन बिटवीन 2011 एंड 2036। तो 2011 से 2036 के बीच में अब 1/3, मतलब जो 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ रही थी अब सिर्फ वो 1/3 हो गई। मतलब पॉपुलेशन जो है काफ़ी धीमे गति से आगे बढ़ रही है। और सिर्फ इसमें आप देखेंगे ओनली 2 स्टेट्स उत्तर प्रदेश और बिहार इस रेस में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बाकी सब पीछे मतलब कम बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे की भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से घट रही है। बिहार को बोला जा रहा है कि वो महाराष्ट्र को सरपास कर जाएगा किसी टाइम पे, और इंडिया का जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट बन जाएगा उत्तर प्रदेश के बाद आने वाले 4 सालों में। राजस्थान तमिलनाडु से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और जो 4 मोस्ट पॉपुलस सदर्न स्टेट जो हमारे देश में जो सदर्न स्टेट्स हैं
उनके बारे में बोला जा रहा है कि ये जो सदर्न स्टेट्स हैं, जो मोस्ट पॉपुलेशन, जैसे तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारे जो स्टेट्स हैं, इसमें आप देखेंगे फ्यूअर पीपल दैन उत्तर प्रदेश। इनमें इनकी जो पॉपुलेशन है वो यूपी के सभी कैलकुलेट करके यूपी की पॉपुलेशन से कम नज़र आएगी। तो आप समझ सकते हैं यूपी किस लेवल पे आगे बढ़ रहा है। यंगेस्ट और ओल्डेस्ट पॉपुलेशन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इंडिया जो है, इंडिया विल मूव क्लोजर टू रिजेंबल मिडिल एज्ड कंट्री। अब मिडिल एज्ड कंट्री की तरफ बढ़ता बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक ये वेरी यंग कंट्री, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जवान लोग रह रहे थे, जो कि अब बूढ़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे इन दिस प्रोसेस तमिलनाडु जो है इंडिया का ओल्डेस्ट स्टेट बन जाएगा 2036 तक, और यहाँ की मीडियन एज जो है वो 40 साल हो जाएगी। अगर आप देखेंगे ये केरला जो है, केरला में मीडियन एज 31.9 ईयर्स हो जाएगी 2036 तक, जो कि केरला वॉज द ओल्डेस्ट इंडियन स्टेट इन 2011। तो 2011 तक केरला सबसे बूढ़ा राज्य हुआ करता था, जहां सबसे ज़्यादा बूढ़े थे केरला के अंदर, वहीं अब इसको सरपास करके तमिलनाडु आगे आ गया है। तो आप समझ सकते हैं एजिया जो एज वाइज जो ब्रेकडाउन ऑफ पॉपुलेशन हुआ है 2011 से 36 के बीच में, इसमें आप देखेंगे बिहार को बोला गया है कि बिहार यंगेस्ट स्टेट रहने वाला है, और यहाँ की जो मीडियन एज है वो अंडर 30 रहेगी, मतलब 30 साल से कम के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा रहेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पे जो मीडियन जो इंडियन जो है उनकी एज जो है वो 34.7 ईयर्स रहेगी 2036 के अंदर। तो इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। बाय 2036 आते आते बिहार को देखा जाएगा, ये सिर्फ अकेलौता ऐसा राज्य होगा जो कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। अब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी क्या होती है? रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी जैसे एक हस्बैंड और एक वाइफ है, इन्होंने सोचा कि चलो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इन्होंने 2 बच्चे प्रोड्यूस किए। एक मान लीजिए एक लड़का होता है एक लड़की, तो लड़की को रिप्रेजेंट करेगा एक उसकी लड़की, और लड़का जो होगा हस्बैंड को रिप्लेस करेगा। तो मतलब अपने एक रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्होंने बच्चे को रिप्रोड्यूस किया, और ये चीज़ जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार नहीं कर पाएगा। बिहार में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिहार में वो ज़्यादा अभी भी वो सोचते हैं कि 2.1 चिल्ड्रन से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, 3 से 4-5 बच्चे तक रिप्रोड्यूस कर रहे हैं अभी भी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप समझ सकते हैं। और अभी आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो चेंजेस ऑब्जर्व किए गए हैं। ये जो चेंजेस हैं, सबसे पहले ये आप देखेंगे ये काफ़ी, इनको बोला जा रहा था कि ये चेंजेस जो हैं काफ़ी इंडिया के मतलब मिडिल सेंचुरी के बाद, मतलब 2050 के आसपास आएंगे, लेकिन अब 2036 तक ये चेंजेस जो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए, मतलब आप बोल सकते हैं कि खतरे की घंटी है। क्योंकि हमारी जो जो ताकत है वो है हमारी जवान जनता, और जवान जनता, अगर जवान लड़के जो हैं जो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो वर्क फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो ऑटोमेटिक डिप पे जा सकती है। तो ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अगर इसमें ज़्यादातर जो हाई फर्टिलिटी मोस्ट हाई फर्टिलिटी जो ग्रुप्स हैं, पुअरर जो गरीब महिलाएं हैं, जो पुअर राज्यों की, जैसे कि आप देखेंगे बिहार हो गया जो सबसे ऊपर जिसको बोला जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे जो मुस्लिम वुमेन है, इन्होंने लगातार अपनी जो बच्चे रिप्रोड्यूस करने की जो क्षमता है उसमें कमी लाई है, और अब ये काफ़ी कम बच्चे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी आप 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें तो मुस्लिम फर्टिलिटी में जो महिलाओं की जो बच्चे रिप्रोड्यूस करने की जो दर थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है, और अब ये इतनी स्लो हो गई कि हिंदुओं से भी कम बच्चे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इन्हें मतलब ये अब आने वाले टाइम में इतना स्ट्रेस है, मतलब पैसा नहीं जब कमा पा रहे हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बच्चों को सही सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों के हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर ये भी सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे रिप्रोड्यूस करके क्या फ़ायदा। यही सब कारण है जिसकी वजह से कम बच्चे ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें आप जो विजिबल आउटकम्स देखेंगे कि लोअर जो फर्टिलिटी है ये बेटर है, जिससे कि हेल्थ मतलब वही मैंने जो आपको बताया कि कम बच्चे होंगे तो उनको अच्छी हेल्थ दी जा सकेगी, अच्छी पढ़ाई कराई जा सकेगी, और इनके जो फैमिली साइजेस हैं वो इसीलिए कम होते हुए कंटिन्यूसली कम होते जा रहे हैं। आप देखेंगे इट विल हैपन इन स्टेट्स लाइक बिहार आर लैगिंग बिहाइंड राइट नाउ। अभी इन सब मामलों में जो कम बच्चे करने के मामले में बिहार सबसे पीछे रहा जा रहा है। अगर आप देखेंगे एस्पिरेशंस ड्यूरिंग एस्पिरेशन ड्राइविंग एस्पिरेशंस, ये जो एस्पिरेशन है टू गिव चिल्ड्रन अ बेटर फ्यूचर ड्राइविंग पार्ट बिग, तो ये मैंने आपको बताया अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब देने के लिए लोग जो है कम बच्चे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं।
2004-5 के बीच में देखेंगे अगर आप, तो इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे दिखाता है कि स्मॉलर फैमिलीज जो हैं ये अच्छे से इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं, अच्छी स्वास्थ्य दे पा रहे हैं, अच्छी सुख सुविधाएं दे पा रहे हैं, अच्छा फ्यूचर दे पा रहे हैं। वहीं जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, 5 बच्चे 6 बच्चे, वो लोग इस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनके बच्चे मतलब उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही, अच्छी स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, जिस वजह से वो बच्चे इकॉनमी में भी अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन चिल्ड्रंस का एजुकेशन देखेंगे तो अब 40% जो जो एजुकेशन पे खर्चा किया जाता था वो उसमें बढ़ गया है। और वन चाइल्ड जो फैमिली है इसमें आप देखेंगे फैमिली विथ 3 और मोर चिल्ड्रेन, तो ये जो है इसी वजह से अब लोग 3 बच्चे 4 बच्चे नहीं प्रेफर कर रहे हैं, सिर्फ एक बच्चा ही, इनफैक्ट एक बच्चे की तरफ जा रहे हैं कि एक बच्चे को ही पाल ले और एक बच्चे को ही अच्छे से पढ़ा ले, वही अच्छा है हमारे लिए। या थोड़ा सा आप ग्राफ देखेंगे अगर, तो ग्राफ ये 2011 और 36 के बीच में, ये 2011 का ग्राफ है, 2036 का ग्राफ, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्या मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे 0 से 4 साल के, मतलब 4 साल तक के जो बच्चे हैं, यहाँ पे देखेंगे 2011 के अंदर 62% है, और यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा एक दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 49.6, मतलब आने वाले टाइम में ये जो 62, मतलब 100 में से अगर 62 बच्चे हुआ करते थे 4 साल के, तो आने वाले 2036 में ये सिर्फ और सिर्फ 50 रह जाएंगे। वहीं अगर आप देखेंगे तो 10 से 14 साल के जो बच्चे हैं ये घट के आप देखिए 56 हो जाएंगे, मतलब अभी जो 67 बच्चे हैं वो घट के 56 हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे जो 15 से 19 साल के जो बच्चे हैं ये 64 हैं, ये घट के अब आप देखेंगे तो ये 59 हो जाएंगे। तो ये जो है जो बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं घटते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो बूढ़े हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा और कंपैरिजन में आपको दिखाऊं तो आप देखिए 60 से जो 64 साल के अभी 17.5 लोग हैं, वही जो 60 से 64 साल के जो है वो 34.6, मतलब बूढ़े जो है बढ़ जाएंगे। 80 प्लस देखिए अभी 2.9 मेल है, तो ये 11.6 मेल हो जाएंगे। तो आप ये चीज़ समझिए कि कितनी तेज़ी से ये नंबर जो है हमारे जो देश है बूढ़े होने की तरफ बढ़ रहा है। तो आप इस बारे में आइडिया रख सकते हैं, इसके बहुत ह्यूज इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेंगे हमारी इकोनॉमी पे, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे एजुकेशन सेक्टर पे। तो हमें चाहिए कि ये जो टाइम है, जिस समय हमारा देश जवान है, इसको अच्छे से रीप करें, अच्छे से अपने जो वर्क फोर्स है उसको सही दिशा दें, जिससे कि बाय द टाइम ये बूढ़े हों इनको किसी पे भी डिपेंड रहने की ना ज़रूरत पड़े, ये सेल्फ डिपेंड रहें, अपने से खा कमा सकें, अपनी पेंशन पे ज़िंदा रहें, बच्चों पे डिपेंडेंसी ना हो। तो ये सारी चीज़ें अभी से सरकार को इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल IS सूत्रा से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज वंस अगेन, जय हिंद।